हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। एक ऐसा केस लॉ जिसके जजमेंट के बाद कई राज्यों की सरकारें गिरने से बच गई। तो हम बात कर रहे हैं एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ की। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1994, सुप्रीम कोर्ट, केस नंबर है 1918। 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। सबसे पहले हम इस केस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट द एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल कैरी आउट हिज और हर ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 74(1) है वो ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो जिसके प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, वो जो है एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और जो उनकी एड और एडवाइस होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट को अपने डिसीजन लेने होते हैं। आर्टिकल 74(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स कोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग द एडवाइस ऑफर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे आर्टिकल 74(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो जो है कोर्ट पे रोक लगाता है इस बात की कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने पे जो कि एडवाइस जो दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जो उसके प्रमुख होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो वो जो एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट को, उसको लेकर के कोर्ट जो है किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता कि भाई आपने ये एडवाइस क्यों दी प्रेसिडेंट को या क्या एडवाइस दी, तो वो जो है कोर्ट के इंक्वायरी से बाहर आता है। आर्टिकल 356, अब आप में से अगर किसी को ये नहीं पता कि आर्टिकल 356 क्या है, तो जो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया के अंदर किसी भी राज्य पर, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी हैं जो लगाई जा सकती हैं। पहली नेशनल इमरजेंसी है जो 352 में आती है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सेकंड जो है वो स्टेट इमरजेंसी है जो आर्टिकल 356 है, और थर्ड जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो 360 आर्टिकल में। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो 356 के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू रिमूव the state administrative and legislative function from the union if he is persuaded that a situation has arisen in which the state's administration cannot be carried out in the conformity with the constitution। अब यहाँ पे 356 जो लगाया जा सकता है वो इसी बेस पे लगाया जा सकता है कि जब भी प्रेसिडेंट को ये लगे कि जब भी वो इस सिचुएशन से सेटिस्फाई हो कि अब जो है स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है स्टेट का वो नहीं चल पा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तब जाकर के वो जो है स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। बट इसमें जो है गवर्नर जो होते हैं वो उनको रिपोर्ट पहले सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उस स्टेट के गवर्नर। तो यहाँ पे हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें ये जो लॉ है ये अब आने वाले इस केस लॉ में आपको दिखेंगे। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और आज तक इसका रेलिवेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है सेंटर के द्वारा, तो इसी केस लॉ के हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाता है उस इमरजेंसी को। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। In 1985, the Janata Party won the assembly election in Karnataka and formed the government with Chief Minister Ramakrishna Hegde। 1985 में जनता पार्टी जो है असेंबली का इलेक्शन जीतती है कर्नाटका में, और उसकी तरफ से जो है गवर्नमेंट बनाई जाती है वहाँ पे, और उस गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रामकृष्ण हेगड़े होते हैं। हेगड़े वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एसआर बोमई इन 1988 एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अब जो वहाँ के जो सीएम बनाए जाते हैं 1985 में कर्नाटका के रामकृष्ण हेगड़े, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगते हैं, तो उसके बाद जो है उन्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है सीएम की पोस्ट से। अब उनके बाद जो है वो एसआर बोमई जो है बनते चीफ मिनिस्टर 1988 में कर्नाटका के। इन 1989 अ लेजिस्लेटर फ्रॉम द जनता दल डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी अलॉन्ग विद 19 अदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम द बोमई गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 1989 में क्या होता है कि कुछ जो उनके एमएलए होते हैं जनता दल के, वो जो है अपनी जो पार्टी होती है उनकी जो सरकार होती है उससे जो है अपना बहुमत जो है अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले लेते हैं। 19 जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो जो है अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं बोमई गवर्नमेंट से। और इसके बाद गवर्नर एडवाइज्ड ऑन डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली बाय द हेल्प ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 174(2)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जो 19 एमएलए होते हैं ये गवर्नर को लेटर लिखते हैं कि हम जो है अपना सपोर्ट इस गवर्नमेंट से यानी कि बोमई गवर्नमेंट से जो कर्नाटका की है इससे अपना सपोर्ट वापस लेते हैं, और अब ये गवर्नमेंट जो है वो अल्पमत में है, यानी कि इसके पास जो है मेजॉरिटी नहीं है। तो उसके बाद जो है गवर्नर जो है
ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। जब उनको लेटर मिलता है तो उसके बाद जो है वो बोलते हैं सरकार को, जो सीएम होते हैं जो, वो गवर्नर को कहते हैं कि आप जो है हमें मौका दीजिए असेंबली में अपना बहुमत साबित करने का। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को जो है लेटर लिख देते हैं, क्योंकि ये गवर्नर की जो है ड्यूटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, कि स्टेट में अगर कोई भी इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी घटना हो रही है जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो जो है उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को करते हैं। तो इसलिए गवर्नर ने जो है अपनी रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को। ऑन 20th April 1989, 7 of the 19 legislators reaffirmed their support to Janata Dal government by stating that their signature were taken by misrepresentation. अब यहाँ पे 20 अप्रैल 1989 को 19 में से 7 जो एमएलए होते हैं कर्नाटका विधानसभा के, वो जो है अपना सपोर्ट जो है वापस से जो है जनता दल गवर्नमेंट को जो है वो दे देते हैं, और वो ये कहते हैं गवर्नर से कि जो हमारे सिग्नेचर कराए गए थे वो मिस रिप्रेजेंटेशन था, तो इसलिए जो अब हम जो कह रहे हैं 20 तारीख को आप उसे मानिए, और जो आपने पहले लेटर दिया था वो जो है उसे मत मानिए। तो 19 में से 7 जो है वापस जो है जनता दल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना समर्थन दे देते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो सेकंड रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, और इसमें वो कहते हैं इट टॉक्ड अबाउट how the 7 legislators were persuaded into rejoining the Janata Dal and how the political atmosphere of the state would lead to horse trading in order to attain majority again. अब यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो इस बात की आशंका जताते हैं कि जो 7 लेजिस्लेटर वापस जो जनता दल को सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए हैं, कि इस तरीके का उन्हें कुछ वातावरण लग रहा है कि यहाँ पे जो है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एक ऐसा वर्ड है कि मतलब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जो है अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही है तो वो किसी एमएलए को पैसे दे करके या एमपी को पैसे दे करके खरीदे और फिर वो जो है उसे सपोर्ट करे असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताते हैं कि यहाँ पे जो है हॉर्स ट्रेडिंग की कुछ एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये 7 लेजिस्लेटर दोबारा से जो है सपोर्ट करने को तैयार हुए। अब इस सेकंड रिपोर्ट को देखते हुए जो है द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड एंड प्रेसिडेंट रूल्स Article 356 was instituted in Karnataka on April 21, 1989. अब यहाँ पे जब सेकंड रिपोर्ट प्रेसिडेंट को मिलती है तो वो जो है यहाँ पे जो असेंबली होती है कर्नाटका की उसे डिसॉल्व कर देते हैं, उसे भंग कर देते हैं, और प्रेसिडेंट रूल 356 जो है वो इंस्टीट्यूटेड कर देते हैं, यानी कि लागू कर देते हैं कर्नाटका में अप्रैल 21, 1989। अब यहीं से जो है पूरा विवाद शुरू होता है इस केस का। अब जब प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं, उसके बाद एसआर पमोई जो होते हैं वो जाते कर्नाटका हाई कोर्ट। इसमें 226 जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वो रिट पिटीशन डालते हैं कि जो उनकी सरकार जो मतलब ये हटाई गई है उनकी सरकार, और जो असेंबली डिसॉल्व की गई है वो गलत की गई है, और उनको जो है मौका मिलना चाहिए था अपना बहुमत साबित करने के लिए असेंबली में। लेकिन यहाँ पे जो कर्नाटका का हाई कोर्ट होता है वो डिसमिस कर देता है उनकी इस पिटीशन को, और कहता है कि नहीं, जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अब इसके बाद वो इस जो हाई कोर्ट से वो डिसमिस होती है उनकी पिटीशन, उसकी अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 रिट पिटीशन डाली जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, और ये रिट पिटीशन जो है जो 5 तरीके की रिट होती है उसमें से कौन सी रिट हो सकती है आप जो है कमेंट में बताइए, फिर लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि वो कौन सी रिट पिटीशन होती है 5 में से। अब इस केस के इश्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेदर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जो प्रेसिडेंट रूल कर्नाटका में लगाया गया क्या वो संवैधानिक तौर पर वैलिड था। Whether the president has unfettered power to issue proclamation under Article 356(1) of the Constitution of India. अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट के पास एक तरीके से इस तरीके की निरंकुश तरीके की पावर भी है कि वो जो है कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर उन्हें लगता है कि हाँ मतलब इस तरीके की कंडीशन आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, तो वो आर्टिकल 356(1) लगा के स्टेट इमरजेंसी क्या लगा सकते हैं। और तीसरा सवाल जो होता है वेदर प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इस केस लॉ का सवाल ये होता है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो उन्हें पावर दी गई है स्टेट इमरजेंसी लगाने की, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस केस में। अब हम इस केस के जजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। After 5 years, in 11th of March 1994, the judgment was given by a 9-judge constitution bench. तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फैसला होता है वो 9 जज
की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है वो इस फैसले को देती है पूरे 5 साल बाद 1994 में। और अब आप जल्दी से कमेंट में मुझे एक ये चीज़ बताइए कि इंडिया में जो है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी और किस केस में वो बेंच जो है बनाई गई थी और उसने वो फैसला दिया। तो सबसे बड़ी बेंच जो है किस केस में बैठी है आज तक हिंदुस्तान में, आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से। Where the government lose majority support or where the support is claimed to have been withdrawn by some legislators, the proper course for testing the strength of the government was holding the test on the floor of the house। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले यही बात कहता है कि गवर्नमेंट अगर अपनी मेजोरिटी को लॉस करती है, मतलब उसका जो बहुमत है वो लगता है कि भाई अब जो है नहीं है सरकार बहुमत में, तो वो जो है अपना बहुमत जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि असेंबली जो स्टेट असेंबली है उसमें इसे प्रूफ करेगी। मतलब वहाँ पे इस चीज़ का टेस्ट होगा कि सरकार बहुमत में है या नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस में इस चीज़ का टेस्ट होगा कि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में है या नहीं है। The president's power of dismissing a state government was not absolute. The president's satisfaction must be found on relevant material। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी राज्य की सरकार को अपनी मर्जी से, या उनके पास कोई ऐसी असीमित पावर नहीं है इस 356 के अकॉर्डिंग कि वो किसी भी सरकार को डिसमिस कर दे अपने चाहने पे। तो प्रेसिडेंट जो है जो सेटिस्फेक्शन जो उसमें लिखा हुआ है कि 356 में प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो रेलिवेंट मटीरियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मटीरियल जो है रेलिवेंट हो। सिर्फ हवा हवाई बात में वो किसी भी राज्य में जो है स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। द सुप्रीम कोर्ट emphasized that the presidential proclamation under Article 356 must be exercised with caution as advocated by Dr. B.R. Ambedkar and recommended by सरकारिया कमीशन। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि जो 356 एक्सरसाइज किया जाता है वो बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी इस बात को कहा गया था कि ये जो हम प्रावधान दे रहे हैं, ये जो 3 तरीके की इमरजेंसी हम दे रहे हैं, इसका बहुत ही सोच समझ करके आने वाली जो गवर्नमेंट होगी इंडिया की वो इसे बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करे, और वो भी सिर्फ ऐसी कंडीशन में जहाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो इसको लगाना तभी यूज़ करे। ये बी आर अम्बेडकर जी ने जो ड्राफ्ट बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई थी, उसमें इस बात को कहा था जब वो इमरजेंसी के क्लॉज उसमें ऐड किए जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। That the proclamation, if issued by the president, must be thoroughly analyzed by the 2 houses of the parliament। अब यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि जब भी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा 356 के अकॉर्डिंग, तो पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो है इस प्रस्ताव को रखना जो है वो कंपलसरी है। मतलब आपको जो है वहाँ पे जो है इसको पास करवाना जरूरी है। In case the president issued the proclamation without the approval of both houses, then the proclamation would lapse within a period of 2 months. The state assembly get activated again। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में इस चीज़ को अप्रूव नहीं करवा पाते जो आप इमरजेंसी लगा रहे हैं 356 में, वो भी 2 महीने के अंदर, जब आपने इमरजेंसी लगाई उसके 2 महीने के अंदर आपको जो है पार्लियामेंट से इसे पास करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवा पाते तो 2 महीने बाद ये जो स्टेट इमरजेंसी वो लैप्स हो जाएगी, वो हट जाएगी, और जो पुरानी विधानसभा थी जिसे भंग किया गया था यानी कि डिसॉल्व किया गया था, वो दोबारा से जो है एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएगी, वो दोबारा से असेंबली वैसे ही काम करेगी जैसे 2 महीने पहले थी डिसॉल्व होने से पहले। द सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय कोर्ट, बट मटीरियल ऑन विच सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड is open to judicial review on ground of illegality, malafide, extraneous considerations, abuse of power or fraud on power, irrelevance और irrationality। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का, उसको तो हम जो है रिव्यू नहीं करेंगे, यानी कि मतलब जो प्रेसिडेंट किस चीज़ को सोच करके जो डिसीजन ले रहे हैं, तो सोच पे तो हम जो है डिसीजन नहीं दे सकते, ना ही हम उसको रिव्यू करेंगे। बट मटीरियल क्या है, मतलब क्यों उनको ये चीज़ कंसिडरेशन में लेनी पड़ी, क्या उनके सामने ऐसे तथ्य आए, कैसे सर्कमस्टांसेस थी, कैसे फैक्ट से मटीरियल था, उस चीज़ को हम जरूर जो है जुडिशियल रिव्यू करेंगे इस ग्राउंड पे कि क्या वो इलीगल तो नहीं था जो उनके सामने रखा गया, प्रूफ मटीरियल फैक्ट्स, या फिर मेलाफाइड तो नहीं था, तो इस तरीके से, या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर तो नहीं था, फ्रॉड तो नहीं था, इररेलेवेंट तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जरूर जुडिशियल रिव्यू करेंगे इस 356 जो स्टेट इमरजेंसी है उसको अगर कहीं पे लगाया जाएगा तो। द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 वाज फर्दर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 356 में अगर कहीं पे भी प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक पूरी पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके। और यहाँ पे इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात की, स्टेट और सेंटर की,
शेयर अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप वेयर दे कॉपरेट इन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होना चाहिए कि मतलब कोई अगर पब्लिक एट लार्ज का इशू है तो वहाँ पे दोनों सरकारों को मिल करके काम करना चाहिए, सेंटर को भी और स्टेट को भी। उसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और सेकंड है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज वर्टिकल एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया रखा, अपनी बात रखी, वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का था, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक हेल्दी तरीके का जो है कॉम्पिटिशन होना चाहिए। जैसे कि फंड इकट्ठा करने, तो वो सेंटर के पास भी पूरे अधिकार और स्टेट गवर्नमेंट भी के पास भी लगभग कुछ अधिकार होते हैं कि वो अपने राज्य में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो जो है कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को बुला करके एक सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ होती है वो हेल्दी और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहलाती है कि मतलब दोनों एक अच्छे हेल्दी तरीके से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। द कोर्ट डिक्लेयर दैट सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे जो है एक बात ये भी आई कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जुडिशरी में UGC नेट में कई जगह पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म जो बेसिक फीचर्स कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो किस केस में कहा गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जब ये बात इस पूरे केस की चल रही है तो सेक्युलरिज्म कहाँ से आ गया। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि जब जो कर्नाटक की जो सरकार जो है डिसॉल्व की गई, असेंबली डिसॉल्व की गई 1989 में, तो उसके बाद जब ये फैसला आया 1994 में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस बीच में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कई सारी राज्यों की सरकारों को डिसॉल्व किया था, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे किया था। तो इसमें से कुछ जो सरकारें थी, 2-3 राज्यों की सरकार थी, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, तो वहाँ पे जो है कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे, मतलब कुछ दंगे और उस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो उस वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन राज्यों की सरकारों को और वहाँ की असेंबली को डिसॉल्व किया था कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे, इसलिए जो है हम यहाँ पे आपके जो स्टेट की असेंबली से डिसॉल्व कर रहे हैं, स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा रहे। तो वो लोग भी जो है कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में SR बोमई से उसे क्लब करते हुए इसी केस में फैसला सुना दिया था कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट या फिर असेंबली को डिसॉल्व किया जा रहा है इस बेसिस पे कि वो जो है वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिलीजियस या इस तरीके की चीज़ें हो रही है, जो राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, वो दंग होता है, तो अगर उस तरीके की चीज़ होती है तो फिर जो है सेंट्रल के पास ये पावर है कि वो उस राज्य की असेंबली को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सके। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे कि आपको पता लगेगा कि SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट केस लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का। इस पूरे केस के बाद बिटवीन जनवरी टू 1950 एंड मार्च 1994, 1950 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ से लेकर के मार्च 1994 जब तक इस केस का डिसीजन आया, तब तक हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट रूल जो है वो 100 से ज़्यादा बार लगाया गया। और जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, तो बिटवीन 1995 से लेकर के और 2001 तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक सिर्फ 29 बार जो है ये प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट इमरजेंसी का लगाया गया इंडिया में। तो इससे आप देख सकते हैं कितना फर्क है। 1950 से 1994 तक 100 से ज़्यादा बार लगाया गया और 1995 से 2021 तक 29 बार लगा। और इस 29 बार में भी ऐसा नहीं है कि हर बारी जो प्रेसिडेंट रूल था वो सही था। यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी उसे गलत जो है कहा और दोबारा से जो स्टेट असेंबली थी उसे वापस से रीइंस्टेट करा। जैसे कि 2016 में अगर आप देखते हैं उत्तराखंड जो प्रेसिडेंट रूल लगा था या फिर अरुणाचल में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था उसे वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो है रीइंस्टेट कर दिया था उस असेंबली को। तो दोस्तों आपको ये पूरा केस लॉ कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई केस लॉ है जो डिस्कस करना है या आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।